ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। अब दूसरा काम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। एंड इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इट हैज कैटाबॉलिक इफेक्ट। कैटाबॉलिक इफेक्ट यानी इट हेल्प्स इन द breakdown or utilization of tissue protein. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल बॉडी के टिश्यू को यूटिलाइज करता है, बॉडी के टिश्यू में मौजूद प्रोटीन को यूटिलाइज करता है। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू प्रोटीन। तो कैटाबॉलिक इफेक्ट हुआ। और तीसरा है फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में it has both the effect, anabolic and catabolic, यानी it helps in both synthesis as well as utilization of fat। ये फैट को सिंथेसाइज भी कराएगा और फैट को यूटिलाइज भी कराता है। बट अब यहाँ पे ध्यान रखना है, बट ड्यूरिंग हाइपर सिक्रीशन, if the hypersecretion of glucocorticoids occurs, it causes redistribution of fat into the peripheral part। नॉर्मल में तो फैट को सिंथेसाइज करेगा, यूटिलाइज करेगा, लेकिन जब ज्यादा सिक्रीशन होगा तो फैट को वापस भेज देता है पेरिफेरल पार्ट में। एंड एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फैट beneath the skin यानी सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू, इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो स्किन बिकम्स वेरी टाइट एंड पेनफुल। दैट कंडीशन हम लोग देखते हैं कुशिंग सिंड्रोम, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों काम कर रहा है, सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्रीशन होगा तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फैट को पेरिफेरल पार्ट में और वहां पे इकट्ठा हो जाता है स्किन के नीचे, मेकिंग द स्किन वेरी टाइट एंड पेनफुल। जगह जगह पे बॉडी में स्किन टाइट और पेनफुल हो, कुशिंग सिंड्रोम है। तो फिर से समझ ले, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक इफेक्ट है यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक इफेक्ट है यानी टिश्यू प्रोटीन को यूटिलाइज करता है, ब्रेकडाउन करता है। तो ब्रेकडाउन करेगा तो यूरिया रिलीज करेगा, अमोनिया फिर कन्वर्ट होगा यूरिया में, जो आगे पढ़ेंगे जीवन में, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइक्लिन साइकिल। और तीसरा फैट मेटाबॉलिज्म में दोनों काम है, सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन, लेकिन ज्यादा सिक्रीशन होगा तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पेरिफेरल पार्ट में जहां तक इकट्ठा हो जाएगा और स्किन बिकम्स टाइट एंड पेनफुल। तो ये इसका रोल है। लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसको ध्यान में रखना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बार बार कह रहे हैं, चीफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल आर कंसीडर्ड टू बी एंटी इम्यूनिटी हार्मोन। इम्यून सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। इम्यून सिस्टम को ओवरऑल सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम occurs under the influence of the glucocorticoid, chiefly the cortisone and cortisol। तो इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट कहते हैं। वहां बताया भी था, आपके असाइनमेंट भी वो होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इन सब के अलावा अब स्पेसिफिकली अगर कहें तो दीज आर एंटी हिस्टामिनिक। हिस्टामिन जो हमने बताया, बातचीत किया कि मास्ट सेल से रिलीज होता है ड्यूरिंग एलर्जी। एलर्जी में आईजीई एंटीबॉडी ज्यादा बनता है एंड एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स ओवर द मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स के अंदर जो हिस्टामिनिक ग्रैन्यूल्स हैं दे ब्रेक ड्यू टू द क्लम्पिंग। क्लम्पिंग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम पे इन्फ्लक्स हुआ और नतीजा होगा हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो हिस्टामिन जब रिलीज होगा तो एक्सेसिव वैसोडायलेशन, जिसको वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, इट इज र्यूबर रेडनेस, फिर वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी तो ट्यूमर, तो दर्द भी होगा तो डोलोर, और ये सब सिम्टम बात कर चुके हैं। तो हिस्टामिन के सिक्रीशन को रोक देता है, दैट्स व्हाई इट इज एंटी हिस्टामिनिक। हिस्टामिन के इफेक्ट को कम कर देता है एंटी हिस्टामिन। इट इज एंटी फैगोसाइटिक। फैगोसाइट्स जितने भी हैं, चाहे वो
आरई सेल्स हो, चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हो या मोनोसाइट्स हो, या फिर हम लोगों ने पढ़ा है हिस्टियोसाइट्स हैं, दीज आर ऑल फाइब्रोसाइट्स। इनके मैचुरेशन में और इनके फंक्शन को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिसोल का। दीज आर एंटी लिम्फोसाइटिक। लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइट बी और टी जो पढ़ा है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है, उसके मैचुरेशन को रोकता है, उसके फंक्शन को रोकता है, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोक देता है। तो जितना भी काम आप देख रहे हैं, एंटी फाइब्रोसाइटिक है, एंटी एलर्जेन है, एंटी इम्यूनिटी है, या फिर एंटी लिम्फोसाइटिक है, या एंटी हिस्टामिनिक है, ये सब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। तो इसलिए एलर्जी जब होता है, जो पढ़ा भी है हाइपर सेंसिटिविटी, तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। से सीवियर एलर्जी हो गया और हॉस्पिटलाइज की जगह तो पहला करेगा कॉर्टिसोन इंजेक्ट। लेकिन अब यही मामला है, मान लीजिए कि कॉर्टिसोन को इंजेक्ट कर दिया, तो ये तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो राहत तो मिल जाएगी। बहुत सारे चीज हम लोग डिजीज में पढ़ते हैं, जैसे अस्थमा है, अस्थमा जो आज में जिसको कहते हैं लोग, या गठिया है, बहुत इस तरह का लाइलाज बीमारी लोग कहते हैं, जो बहुत लंबे समय से परेशानी में। तो उसमें अगर कोई पर्सन स्टेरॉइड लेता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेता है, तो उसको तुरंत आराम मिलता है। आराम मिलता है इसलिए नहीं कि वो बीमारी ठीक करता है। अब मान लीजिए ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो वो बोन को ही वहां डिसॉल्व कर देगा। वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण होता है हाइलाइन कार्टिलेज, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द बोन, डैमेज हो गया तो बोन को ही वहां से हटा देता है, तो अल्टीमेटली ज्वाइंट को डैमेज करता है। लेकिन ये है कि ज्वाइंट फ्री हो गया, मूवमेंट में आराम मिला। और सबसे बड़ी बात है, अभी हमने कहा है कि इसका टिश्यू प्रोटीन पर कैटाबॉलिक इफेक्ट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टिश्यू प्रोटीन को डैमेज करता है, ब्रेक करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई कॉर्टिसोन रेगुलर लेता है, कॉर्टिसोन का इस्तेमाल रेगुलर करता है, तो उसका मसल प्रोटीन, उसका बोन का प्रोटीन, उसके बॉडी का सारे ऑर्गन्स के जो प्रोटीन है वो यूटिलाइज हो रहे हैं। तो नतीजा होगा मसल्स वीक हो जाएगा, बोन कमजोर हो जाएगा, पूरा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाएगा, पर्सन का डेथ भी हो सकता है। कॉर्टिसोन का एक एस्पेक्ट ये है, लेकिन सबसे और जो सीरियस एस्पेक्ट है कि प्रोटीन यूटिलाइज करेगा तो यूरिया लेवल बढ़ेगा, और यूरिया का एक्सेसिव लेवल होगा तो किडनी डैमेज हो जाएगा, किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर कॉर्टिसोन कोई ले रहा है, जरूरत से ज्यादा ले रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल कॉज रीनल फेलियर। तो कॉर्टिसोन को इमरजेंसी ड्रग कहते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग कहा जाता है। इसको लाइफ सेविंग ड्रग घोषित किया गया, लेकिन ये प्रेस्क्राइब्ड है ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। कोई प्रैक्टिशनर अगर वो प्रेस्क्राइब करता है तभी कोई ले सकता है। कोई दवा दुकान वाला भी कॉर्टिसोन ऐसे नहीं देता, हालांकि दे देता है लोग, लेकिन देना मना है, इसलिए कि इसका डोज ज्यादा हो गया तो ये बॉडी के लिए बहुत खतरनाक भी है। फिर भी जब प्रॉब्लम आता है, जब लाइफ पे सवाल आता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं कि पहले जिंदगी बच जाए फिर बाकी से सलट लेंगे। जैसे कोरोना में हुआ, कोरोना में कॉर्टिसोन दिया गया इंजेक्ट, जब पर्सन सांस नहीं ले रहा है, वो अब दम में है, तो कॉर्टिसोन इंजेक्ट किया जा रहा था हेवी डोज में, तो पर्सन सर्वाइव तो कर गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था, सर्वाइव कर गया। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो कोरोना से बचे हैं उनका किडनी का प्रॉब्लम आ गया है, डायबिटीज कॉमन हो गया उनमें, या ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ा तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हैम्पर्ड हो गया। हम लोग आई जब पढ़ेंगे तो आई के लेंस के ट्रांसपेरेंसी के लिए एक फैक्टर होता है सिस्टीन। सिस्टीन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस, और सिस्टीन का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हैम्पर्ड हो गया, जो बहुत ज्यादा हो सकता है अगर कॉर्टिकॉइड लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो फिर आप देखिएगा कोरोना से जो लोग बचे हैं उनमें मोतियाबिंद, किडनी का प्रॉब्लम, ये सब बहुत है, ब्लड प्रेशर, ये सब बहुत कॉमन हो गया। तो खैर उसका रेमेडी हो रहा है जान बच के, तो इसलिए लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं। इसका तभी तक इस्तेमाल किया जाता है जितना जरूरत है, इमरजेंसी में।
ये नॉर्मल नहीं, लेकिन जो क्वैक्स हैं, जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं है, वो इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर, तो ये आपका जब कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसका बॉडी वेट भी कम हो जाएगा, तो कहेगा बड़ा स्लिम हो गया, बड़ा दुबला पतला हो गया, अच्छा हकीम साहब बड़ा अच्छा दवा दे रहे हैं, तुरंत खांसी था, दमा था, ठीक हो गया, गठिया था, ठीक हो गया, लेकिन सब ठीक हो रहा है, लेकिन उधर किडनी डैमेज हो रहा है, पर्सन विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इसलिए इट इज बैड। तो ये एंटी एलर्जन है, एंटी इम्यूनोसप्रेसेंट कह सकते हैं, एंटी लिम्फोसाइटिक है, एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी पैगोसाइटिक है, ये सब एंटी इओसिनोफिलिक है। इओसिनोफिल जिसका मास्ट सेल के जैसा है, जैसे हिस्टामिन रिलीज करता है, हेपेरिन रिलीज करता है, और साथ ही साथ ये वैसोडाइलेटर है, और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन इसको रिलीज करता है, सेरोटोनिन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये सब ये फैक्टर है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, इसलिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन आप देखिएगा यही है। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प्स इन सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, यानी वाटर और सॉल्ट के बैलेंस मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, एंड आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल एक्ट, यानी जो काम वो करता था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो भी थोड़ा बहुत यही करे। अब तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड, और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो दो हैं, चीफ हैं, एंड्रोजन एंड एस्ट्राडियोल। चीफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन एंड चीफ एस्ट्राडियोल इज एस्ट्रोजन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इसको पता नहीं है, जस्टिस और ओवरी में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल। तो इनका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करना, लेकिन इसके अलावा ये भी सॉल्ट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, थोड़ा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा, ये सब इसका भी काम। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के हाइपर और हाइपो एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। पहले देखें हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक बार बात भी किया था। हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉजेज एडिसन्स डिजीज। आपसे तो सवाल कई बार इतना ही सिंपल पूछा नीट में कि एडिसन्स डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू, आंसर मिलेगा हाइपो एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यही रहता है। लेकिन अगर उसका सिम्टम कहे तो बताया था ब्रॉन्जिंग और डार्कनिंग ऑफ द स्किन, और ये इसलिए बताया था कि जब वो कम काम करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स कम काम करेगा, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के फंक्शन को बढ़ाने के लिए वो पिट्यूटरी ज्यादा रिलीज करेगा एसीटीएच, और जब पिट्यूटरी ज्यादा एसीटीएच रिलीज करेगा तो बीटा एमएसएच भी रिलीज होगा, तो स्किन कलर को डार्क कर देगा। इसलिए किसी पर्सन का अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स कम काम कर रहा है तो स्किन कलर विल बिकम डार्क। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, स्लाइट डिक्रीज इन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, तो थोड़ा पर्सन कमजोर हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर भी इरेगुलर होगा, लो ब्लड प्रेशर रह सकता है, वाटर सॉल्ट मेटाबॉलिज्म भी ठीक नहीं हो सकता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं। तो रेमेडी होता है इसका रिक्वायर्ड डोज ऑफ एसीटीएच, एसीटीएच जितना चाहिए उतना एक्स्ट्रा भी इंजेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट में, तो फिर धीरे धीरे पर्सन का एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक काम करने लगे, एंड रेमेडी इसका यही है। और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉजेज कुशिंग सिंड्रोम, और कुशिंग सिंड्रोम में भी बताया सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो फीचर है वो है द स्किन बिकम्स टाइट एंड पेनफुल ड्यू टू द एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। अभी कहा था कि हाइपर सिक्रीशन होगा अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, तो फैट का पेरिफेरल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्किन बिकम्स टाइट एंड पेनफुल। इसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और साथ साथ सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो पोटेशियम का सिक्रीशन भी हो रहा है, तो किडनी डैमेज हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेक्स रिवर्सल, फीमेल के फेशियल रीजन में हेयर्स, बियर्ड, मॉस्टेक
ये सब डेवलप हो जाएगा। इट इज कॉल्ड हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ द फेशियल हेयर्स इन द फीमेल। और मेल में गायनेकोमास्टिज्म, यानी मेल का मेमरी ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर कोई फीमेल कैरेक्टर मेल में डेवलप होता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड गायनेकोमास्टिज्म। तो इसका जो मेमरी ग्लैंड है मेल्स में दे विल बिकम स्लाइटली लार्जर, नॉर्मल से ज्यादा लार्ज हो जाएगा, और फीमेल में फेशियल हेयर्स डेवलप होगा। तो रेमेडी है सर्जिकल, कॉर्टेक्स को काट के छोटा करेंगे। तो कॉर्टेक्स को काट के छोटा करेंगे तो सिक्रीशन कम हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये करते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से डिस्कस कर लिया आप लोगों ने। और फाइनली अब हम लोग बात कर रहे हैं एड्रिनल मेडुला। मेडुला से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, अभी कहा था कैटेकोलेमिन्स, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, and they are mainly released under the influence of sympathetic nervous system। कहने का मतलब है कि जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन आएगा उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। और sympathetic nervous system will activate the cells of the medulla to release greater amount of adrenaline, which is epinephrine and non-adrenaline। तो जब जब इमरजेंसी होगा तो एड्रेनलिन का लेवल बढ़ेगा। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन में एक बेसिक डिफरेंस यह है कि एड्रेनलिन only increases the systolic pressure, force as well as रेट ऑफ हार्ट बीट को बढ़ाता है। रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ा देगा एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट बढ़ा देगा, यानी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट विल इंक्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन रेट ऑफ हार्ट बीट को बढ़ा देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा, तो ऑब्वियसली सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। बट डायस्टोलिक प्रेशर विल रिमेन द सेम। जबकि नॉन एड्रेनलिन constricts the blood pressure and it increases both systolic and diastolic pressure। तो सिस्टोलिक प्रेशर तो कभी भी बढ़ता है, डायस्टोलिक प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो पर्सन विल बिकम हाइपरटेंसिव। तो एड्रेनलिन सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर नहीं बढ़ाता, ये सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाता है टेम्परली, जिससे कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाए, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए। डायस्टोलिक प्रेशर रिमेंस द सेम। लेकिन नॉन एड्रेनलिन ये ब्लड प्रेशर को ही सपोर्ट देता है, और ल्यूमेन जब नैरो हो गया ब्लड प्रेशर का तो चाहे सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक दोनों प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर कभी आएगा कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है और उसका कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, तो हार्ट बीट को एक्सेलरेट करने के लिए देना पड़ेगा एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन। तो अगर कोई हाइपरटेंसिव है, तो अगर कार्डियक पेशेंट है और हाइपरटेंसिव है तो उसको नॉन एड्रेनलिन नहीं देंगे, उसको ऑलवेज एड्रेनलिन ही इंजेक्ट करेंगे हार्ट में। नॉन एड्रेनलिन अगर इंजेक्ट करेंगे तो हार्ट ब्लड प्रेशर और बढ़ा देगा, तो हार्ट बीट और बंद हो जाएगा। तो उसको देते हैं एड्रेनलिन जो हार्ट के फोर्स को, प्रेशर को बढ़ाए, जैसे पर्सन इमरजेंसी फेस करे। नाउ ये तो हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया तो सिस्टोलिक प्रेशर, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गया, हार्ट बीट को बढ़ा दिया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, बिकॉज हम लोग पढ़ते हैं डबल सर्किट हार्ट है तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बताया भी आपको ब्लड में, इट एक्ट्स अपॉन द स्प्लीन, और स्प्लीन से लगभग 150 ml ब्लड पेरिफेरल सर्कुलेशन में रिलीज करा देता है। और इस 150 ml ब्लड में, इस 150 ml ब्लड में आरबीसी का नंबर और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज ज्यादा होता है, जो हम लोग जानते हैं। तो जैसे ही 150 ml एक्स्ट्रा ब्लड आएगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में, जिसमें आरबीसी का नंबर ज्यादा है और हीमोग्लोबिन परसेंटेज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत बढ़ जाएगा एंड पर्सन विल फेस द इमरजेंसी। जैसे इमरजेंसी खत्म होगा फिर वो स्टोर हो जाए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द blood vessels in all those parts which are not important in facing the emergency, whereas dilates the blood vessels in all those parts which are very important in facing the emergency।
ये वैसे ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल, जो इमरजेंसी फेस करने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर वो ऑर्गन जिसका इमरजेंसी में कोई रोल नहीं है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम कर देता है। जैसे देखिएगा लोड शेडिंग होता है, बिजली जब कटती है पावर सप्लाई कम होता है, तो जो लेस वीआईपी एरिया है, गली मोहल्ला, वहां लाइन काट दे और उसको डाइवर्ट कर देता है वीआईपी एरिया। तो वैसे ही जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आता है, तो हम लोगों का जो लेस वीआईपी एरिया जैसे फेशियल रीजन, यहाँ ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं चेहरा सफेद हो जाना। सुनते होंगे कि डर से चेहरा सफेद हो गया। डर क्या? इमरजेंसी आ गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्लड सप्लाई कम हो गया। अब ब्लड सप्लाई कम होगा तो सफेद हो ही जाएगा, तो चेहरा सफेद होना लोग कहते हैं। ऑक्सीजन, वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो गया। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, अब थोड़ा देर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कम करेगा तो क्या हो जाएगा? खाना थोड़ा लेट से पचेगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्लड सप्लाई कम कर दिया, बिकॉज उसका अभी तुरंत इमरजेंसी में कोई मामला नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कम कर दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह को कम हो गया, ब्लड सप्लाई फेशियल रीजन को कम हो गया, लेकिन बढ़ा दिया गया हार्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन को बढ़ा दिया, ब्लड सप्लाई लंग्स में बढ़ गया। ये सब इमरजेंसी फेस करने में मदद करता है। जो स्केलेटल मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स, हाथ पैर का जो भागने दौड़ने में मदद करे, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ा दिया गया, बिकॉज उसको हेवी ड्यूटी करना है, काम करना है। तो ब्लड तो उतना ही है, थोड़ा सा 1 से 150 ml ले लिया स्प्लीन से, लेकिन उसमें एक और काम कर दिया कि जो लेस इंपॉर्टेंट, जिसका रोल है इमरजेंसी में, उसको ब्लड सप्लाई कम करके वो डाइवर्ट कर दिया मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी को फेस करने। तो ये काम करता है। इसका अलावा ये जो हार्मोन्स है, ये तो देखा कि हार्ट बीट रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, जो ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, स्प्लीन से ब्लड को रिलीज कराता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इस एड्रेनलिन को 3F हार्मोन कहते हैं। 3F कैपिटल F, 3F हार्मोन। क्वेश्चन आ गया 3F हार्मोन, तो एड्रेनलिन, एक F है फाइट के लिए, दूसरा F है फ्लाइट के लिए, और तीसरा F है फ्राइट के लिए। फाइट यानी जब लड़ना हो, फाइट करना हो, फ्लाइट जब भागना हो, या कोई फ्राइट जब डर गए, इमरजेंसी कुछ आ गया, डर गए, घबरा गए। तो तीनों कंडीशन में हम लोगों के बॉडी को संभालने वाला हार्मोन है एड्रेनलिन। इसलिए कोई पर्सन अगर इमरजेंसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एफर्ट कर देता है, तो हम लोग कहते हैं उसका एड्रेनलिन ज्यादा वर्क करना। जैसे बताते हैं, क्लास वगैरह में बताया होगा, एक पिछले क्लास में बताए थे कि कोई थका मांदा, कोई ज्यादा जब थके मंदे जा, चलने की ताकत नहीं है, भूख लगी, हिम्मत नहीं है कि चला जाए, अब पीछे देख लिया सांप लगा हुआ, तो भागिएगा 100 मीटर रेस जो जीता है उससे भी वर्ल्ड आगे निकल जाइएगा। तो वो क्यों? अचानक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी, दैट इज सिंपली ड्यू टू द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। इसे हम लोग देखते हैं, फुटबॉल मैच, हॉकी मैच देखिएगा, कभी कभी देखिएगा फॉरवर्ड लोग को बहुत थका मानता है, एकदम मस्त है, हाँफ रहा है, आपको लगेगा कि क्या दौड़ेगा, क्या खेलेगा। जैसे ही बॉल उसके सामने आएगा, देखिए अचानक कैसे फुर्ती से आप, और कभी कभी इतना एफर्ट करता है, कई बार ऐसा ही इंटरनेशनल मैचेज में ऐसा कई बार हुआ है, लाइफ में भी हमने भी देखा है कि गोल किया और उसके बाद उसका डेथ हो गया ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। यानी इतना ज्यादा हार्ट बीट बढ़ा था एड्रेनलिन के कारण कि वो काम तो कर दिया, लेकिन उसके बाद सब प्लेयर, सब उसके साथी सेलिब्रेट कर रहे हैं और पता चला उसका डेथ हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये होता है ड्यू टू एड्रेनलिन। तो इसलिए 3F हार्मोन कहते हैं। और एड्रेनल ग्लैंड को तो इमरजेंसी ग्लैंड कहते ही हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स आर कंसीडर्ड टू बी द इमरजेंसी ग्लैंड, और इसको 4S ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए कि इसका सारा फंक्शन इमरजेंसी से रिलेटेड। इमरजेंसी में हम लोगों के शरीर को संभालने वाला यही ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करे, चाहे वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाए, चाहे वो
सॉल्ट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करे, चाहे वो एड्रेनलिन रिलीज करे, सब बॉडी को इमरजेंसी में संभालता है, इसे इमरजेंसी ग्लैंड। और इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं, 4S, कैपिटल S, 4S। 3F हार्मोन था एड्रेनलिन और 4S ग्लैंड है एड्रिनल। एक S फॉर सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, और ये कौन करता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। दूसरा S फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म, और ये कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तीसरा S फॉर सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, ये कौन करता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड। और चौथा S स्ट्रेस और स्ट्रेन, एंड इट इज बाय एड्रेनलिन। तो 4S, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, एंड देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इन सब में रोल है एड्रेनलिन का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4S और इमरजेंसी। तो हम लोगों ने इसके सारे एस्पेक्ट को देख लिया। अब देखिएगा, क्वेश्चन बनाइए। अब तो देखिए 4 ग्लैंड पढ़ लिया हम लोगों ने, सब इम्पोर्टेंट था। पिट्यूटरी पढ़ा है, थायराइड पढ़ा, पैराथायराइड, और आज एड्रिनल भी हो गया। नेक्स्ट ग्लैंड जो हम लोग कल पढ़ेंगे तो वो होगा पैनक्रियास, जिसको एंडोक्राइन पैनक्रियास कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो कल उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल का क्लास का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है,